हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल डूइंग गुड एंड वेल। तो ये हमारे सामने अभी करंट पेपर है जो सोशल साइंस का पेपर है 2023 एसएसटी का पेपर है आपका। ठीक है, क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड। सो बेसिकली मैं यहाँ पे आपके सामने लेके आया हूँ 1 to 20 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क ईच। तो ये थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है जब आपके फैक्ट्स क्लियर नहीं रहते हैं। तो बेटर है कि हम अपने PYQs तो कम से कम रिवाइज करके जाएं। तो कोशिश किया है मैंने कि जल्द से जल्द आपके PYQs को रिवाइज करा दूं। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, पहले ही क्वेश्चंस को देखते हैं। यहाँ पे जो मार्किंग्स हो रखी हैं उनको आप इग्नोर करिए। ठीक है, पहला है एक क्वेश्चन जिसमें है मैच द कॉलम्स लीडर एंड उनके रोल्स के बारे में डिस्कशन है। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट पार्ट इज विक्टर इमैनुअल सेकंड। ठीक है, तो ये किस चीज़ से रिलेट करते हैं, यहाँ पे उनके रोल्स दिए गए हैं साइड में। तो ये कौन से रोल को प्रेफर करेंगे? तो ही वॉज प्रोक्लेम्ड एज किंग ऑफ द यूनिफाइड इटली। ठीक है, तो आपका फर्स्ट का ए का हो जाएगा फोर्थ। ठीक है, देन सेकंड वन क्या है? सेकंड वन में क्या बोला जा रहा है कि गॉसिप मैजिनी कौन थे? गॉसिप मैजिनी कौन थे? ठीक है, तो इनका क्या रोल था? तो ये इटली के यंग इटली मूवमेंट में इनका बहुत रोल था। तो इनका यंग इटली मूवमेंट में हम इनको ऐड कर देंगे। ठीक है, यंग इटली मूवमेंट। देन नेक्स्ट वन इज गोसिप गैरिबाल्डी। ठीक है, इनका क्या रोल था? तो इनका रोल था ही कॉन्कर्ड द किंगडम ऑफ सिसलीज कॉन्कर्ड द किंगडम ऑफ सिसलीज। ठीक है, सिसलीज आइलैंड है, आपको पता होना चाहिए ना, इटली के नीचे। जब आप इटली का मैप देखो कुछ इस तरह से है, तो यहाँ पे सिसली थोड़ा एक एरिया है, आइलैंड है। ठीक है, यहाँ पे कुछ ये आइलैंड नोन भी है कुछ वोल्केनोस की वजह से भी। ठीक है ना। द नेक्स्ट वन इज काउंट केवोर। काउंट केवोर काउंट केवोर का क्या रोल था यहाँ पे? देन ही वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ इटली। ठीक है, इट इज़ रिलेटेड टू द फर्स्ट। ठीक, तो आप यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। आप अपने क्वेश्चन अपने बुक में आप नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज हु एमंग द फॉलोइंग ब्रॉट आउट बंगाल गैजेट द फर्स्ट वीकली न्यूज़पेपर। ठीक है, तो फर्स्ट वीकली न्यूज़पेपर कौन लेके आया था? इट वॉज बाल गंगाधर भट्टाचार्य। ठीक है, इट वॉज बाल गंगाधर भट्टाचार्य। देन द थर्ड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज इंक्रीज्ड विद द एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज इन इंग्लैंड फ्रॉम 1840s टू 1860s। ठीक है, तो यहाँ पे पहला कौन सा इंडस्ट्री यहाँ पे एक्सपेंड हुआ था? देखिए, टिल 1940s तक कॉटन इंडस्ट्री इंडिया में बहुत बूम कर रहा था। ठीक है, और इंडिया एज वेल एज इन ब्रिटेन। बट आफ्टर 1840s के टाइम पे क्या हुआ, जब रेलवेज आ गए, हैवी लोड कैरिंग कैपेसिटी आ गई हमारे पास, तो हमने क्या शुरू कर दिया, आयरन एंड स्टील का जो ट्रेड था वो अपने बूम पे आ चुका था, एक्सपैंड कर चुका था। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन होगा आयरन एंड स्टील। ठीक, गॉट इट। द फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाई डिड यूरोपियंस फ्ली टू अमेरिका इन 19th century? आइडेंटिफाई द करेक्ट रीजन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। ठीक है, द ऑप्शन इज पॉवर्टी एंड डिजीज, ड्यू टू गोल्ड रश, टू escape फ्रॉम द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, एज एन आफ्टर मैथ ऑफ द वियतनाम वॉर। ठीक है, तो हम यहाँ पे नोट करेंगे इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। एक्चुअली पॉवर्टी एंड डिजीज़ की वजह से जो है यूरोपियंस थे वो मूव कर रहे थे। दूसरा था कि अमेरिका जो है, ठीक है, अमेरिका क्या कर रहा था, बहुत अच्छे अच्छे स्कीम्स दे रहा था लोगों को। ठीक है, फ्री लैंड और आपके अपने यहाँ पे बसाने के लिए लोगों को अच्छे अच्छे अट्रैक्टिव ऑफर्स भी दे रहा था। तो दैट्स वाई कुछ यूरोपियंस ने वहाँ मूव करना बेटर समझा। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा नेक्स्ट। फिफ्थ क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द क्रॉप। देखो, हर बार एक एग्रीकल्चर का एक क्वेश्चन आता ही आता है, कुछ ना कुछ पूछा ही जाता है किसी एग्रीकल्चर का। तो मेरी एडवाइस है कि आप लोग एग्रीकल्चर में जो भी आपके क्रॉप्स होते हैं उनके टेम्परेचर्स कौन से, कितना उनको रेंस का रिक्वायर्ड है, रेनफॉल का रिक्वायरमेंट कितना है, कौन से रीजन में होते हैं, कौन सी सॉइल पे होते हैं, ये आपको उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए। ठीक है, तो द फिफ्थ क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द क्रॉप विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो पहला क्या है? इट इज़ द स्टेपल फूड क्रॉप। ठीक है, स्टेपल फूड क्रॉप है पहला। सेकंड इज द इट इज़ अ खरीफ क्रॉप। ठीक है, तो पहले यहाँ पे देखो आपका सेग्रीगेट हो गया खरीफ क्रॉप्स में से कोई एक है।
इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी, हाई टेम्परेचर भी चाहिए और हाई ह्यूमिडिटी भी चाहिए, ठीक है। और देखो हाई अमाउंट ऑफ रेनफॉल, 100 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल की ज़रूरत है। तो ऐसा इसमें से अगर आप नोटिस करोगे, इतना इजी क्वेश्चन आ गया था इसमें कि पहला तो वीट दे दिया, दूसरा मेज दे दिया, ज्वार दे दिया, ठीक है। तो तीन तो ऐसे ही दे दिए जिनको ऑलरेडी इतने 100 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। तो ईजिली कोई भी स्टूडेंट होता तो बेटर आंसर दे सकता था, बहुत अच्छे से ईजिली आंसर दे सकता था, राइस को चूज़ कर सकता था, ठीक है। नेक्स्ट वन हमारे पास है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, रिवर और डैम्स का, ठीक है। तो आप अपने जब बुक्स को आप प्रेफर करिए, आप अपनी ज्योग्राफी पढ़िए, तो अपने रिवर्स और डैम्स को देखिए। अब इस भरोसे मत रहिए कि वो ज़माना चला गया है कि अब आपसे ये कहेगा कि हाँ आप कंप्लेंट कर सकते हो टीचर से, नहीं सर हमें तो ये तो हमारे सिलेबस में नहीं है, ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया, ये है ब्ला ब्ला ब्ला। ऐसा कुछ नहीं होने वाला अब, ठीक है। पेपर आपका इवॉल्व हो रहा है, आपको भी इवॉल्व होना पड़ेगा, ठीक है। ये तो जबकि ये 2023 की बात है, आपका 25 भी जा चुका है, करंट 26 चल रहा है, ठीक है। तो सोचो आप 3 साल पहले की बात हो रही है, तब भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो रिवर डैम्स के बारे में पूछा गया है। रिवर्स कौन सी है? पहली रिवर है महानदी, ठीक है। द फर्स्ट रिवर इज महानदी। महानदी इज रिलेटेड टू द हीराकुंड डैम, ठीक है। हीराकुंड डैम इज रिलेटेड टू द महानदी, ठीक है। सेकेंड वन इज द फर्स्ट वन, सेकेंड वन क्या है? नर्मदा। नर्मदा रिवर क्या कहती है? नर्मदा रिवर पे कौन सा? सरदार सरोवर डैम। ये वही है डैम जहाँ पे पता है किसका? सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू लगाई गई है, ठीक है। तो आप लोग इसे बेटर रिलेट कर सकते हो। अब बात करते हैं हम चंबल पे कौन सा है? चंबल पे एक डैम है जिसका नाम है सलल डैम, ठीक है, सॉरी राणा प्रताप सागर डैम, ठीक है। चंबल इज रिलेटेड टू द राणा प्रताप सागर डैम, तो बेटर है आप आंसर कर सकते हो। चंबल इज रिलेटेड टू द राणा प्रताप सागर डैम, ठीक। देन नेक्स्ट इज चेनाब के बारे में आपको पता होना चाहिए कि चेनाब जो डैम है वो एक्चुअली कहाँ पे है, ठीक है। ये हमारे नदर्न रीजन में पाई जाती है चेनाब। समझ में आ रहा है आपको? इंडस रिवर सिस्टम में से एक है चेनाब, तो वहाँ पे हमारा कौन सा है? सलल डैम, ठीक है। चेनाब पे हमारे कौन सा डैम है? सलल डैम। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट वन इज सेवेंथ क्वेश्चन। अब देखो सेवेंथ क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा भी इसमें आप अगर अपना माइंड थोड़ा सा यूज़ करेंगे तो। पहली बात देखो, क्वेश्चन देखो, एलुवियल सॉइल के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। एलुवियल सॉइल के बारे में बात कर रहा है, ब्लैक सॉइल, एरिड सॉइल, लेटराइट सॉइल, ठीक है। इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा पेयर इज करेक्टली मैच्ड, विच पेयर इज करेक्टली मैच्ड, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कौन सा पेयर जो है करेक्टली मैच्ड है, ठीक। तो नोट करो आप यहाँ पे, एलुवियल सॉइल करेक्टली मैच है। क्या आपको लगता है वेस्टर्न राजस्थान में मिलता है? बिल्कुल भी नहीं मिलता है। एलुवियल सॉइल आपको कहाँ मिलता है? नदर्न प्लेन्स में है, मोस्टली जो है वो नदर्न प्लेन्स में ही है, ठीक है। कौन सा? गैंगटिक बेल्ट जो है ना, गैंगटिक बेल्ट आपको वहाँ मिल जाएगा एलुवियल सॉइल इजीली, बट आपको वेस्टर्न राजस्थान में थोड़ी ना मिलेगा, ठीक है। ब्लैक सॉइल की बात करें तो ब्लैक सॉइल कहाँ पे है? सॉरी इसको मार्क नहीं करना चाहिए अभी क्योंकि कंफ्यूजन हो सकती है आपको। ब्लैक सॉइल कहाँ पे आपको मिलता है? क्या आपको नदर्न प्लेन्स में मिलता है? बिल्कुल भी नहीं मिलता है। आप अगर वेस्टर्न घाट्स की तरफ बढ़ोगे, ठीक है, तो आपको मिल सकता है, ठीक। डेक्कन प्लेटू की साइड भी थोड़ा आपको मिल सकता है, लेकिन आप कहोगे नदर्न प्लेन्स में आपको ब्लैक सॉइल मिल जाए, ये तो मुझे तो नहीं दिखा आज तक, ठीक है। नेक्स्ट इज एरिड सॉइल। एरिड सॉइल क्या है? एरिड का मतलब ही आपको पता है तो कि जहाँ पे सूखा हुआ है। तो एरिड सॉइल आपको डेक्कन प्लेटू में मिल जाए? बिल्कुल नहीं। एरिड सॉइल्स वहाँ मिलते हैं जहाँ पे रेगिस्तान होते हैं, डिजर्ट्स होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा वेस्टर्न राजस्थान की बात कर सकते हैं कि एरिड सॉइल वहाँ पे होगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा अगर मैं कहूँ कि सबसे बेटर अगर कोई इसमें रिलेशन किसी का बनाया गया है तो वो है लेटराइट सॉइल का, जो वेस्टर्न घाट्स में मिल जाती है, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट पेयर हो जाता है, ठीक। क्लियर? ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस प्रिपेयर द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन सी ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर करती है? तो हमारे पास ऑप्शंस हैं, वर्ल्ड बैंक का, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। लेबर होगा नहीं, ठीक है। डेवलपमेंट की बात हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट नहीं करता, ठीक है। हाँ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात IMF में भी कर सकता था, वर्ल्ड बैंक करता है, तो एक्चुअल आंसर तो है वर्ल्ड बैंक का, ठीक है। द आंसर इज वर्ल्ड बैंक, द आंसर इज वर्ल्ड बैंक, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिसीडिंग गवर्नमेंट एजेंसी ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग आपको पता होना चाहिए कब आया था? 2014 विद द
अपकमिंग ऑफ द मोदी गवर्नमेंट। ठीक है, मोदी गवर्नमेंट ने आते ही प्लानिंग कमीशन को सबसे पहले क्या किया था, बंद कर दिया था। ठीक है, तो ये प्लानिंग कमीशन की जगह पे नीति आयोग डेवलप किया गया। ठीक है, प्लानिंग कमीशन की जगह पे ही नीति आयोग को डेवलप किया गया था। नीति आयोग कब आया था, 2024। ठीक है ना, मोदी गवर्नमेंट के आते ही। तो प्लानिंग कमीशन इज हमारा आंसर है। एज्यूम, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th। एज्यूम देयर आर 4 families in a locality. If the income of the each family is 6,000, 4,000, 7,000, 3,000, then find out the average income of the locality from the following option. तो आपको एवरेज निकालना आता है, एवरेज निकालना आपको आता होगा। मुझे लगता है कि आप अगर 10th में हैं तो आपको एवरेज निकालना ईजिली आता होगा। ठीक है ना, तो एवरेज कैसे निकालते हैं पता है ना आपको। आप पहले सम करते हैं, ठीक है ना, सम करते हैं, कैसे होगा सम, आप सम करते हैं कैसे करेंगे, आप 6,000 को ऐड करिए, 4,000, 7,000 एंड 3,000, तो 6 + 4 10, 10 + 7 17 एंड +3 इज 20,000। और 20,000 और कितने यहाँ पर वो हैं आपके 1 2 3 4 3 4। ठीक है, तो 1 2 3 4 4 है, तो आप क्या करोगे 20,000 सॉरी अपॉन 4। ठीक है, 4 5 20, तो आपका आंसर आ जाएगा, इजीली निकल आएगा। 5,000 इज द एवरेज इनकम। ठीक है, क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर बेनिफिट ऑफ अ लोकल कंपनी विच गोज फॉर जॉइंट प्रोडक्शन विद एन MNC। ठीक है ना, मल्टीनेशनल कंपनी के साथ अगर कोई लोकल कंपनी ज्वाइन करती है प्रोडक्शन लाइन में, तो उसका मेजर बेनिफिट्स क्या मिलते हैं। ठीक है ना, तो आपको क्या लगता है कि इसमें से क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। क्या MNC प्रोवाइड करती है मनी एंड टेक्नोलॉजी टू द लोकल कंपनी, सोचते हैं इस बारे में। MNC टेक्स ऑल डिसीजंस टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ लोकल कंपनी, बिल्कुल नहीं, कोई कंपनी आके आपको फ्री का बैठ के नहीं खिलाएगी। ठीक है, MNC परचेज ऑल द शेयर्स ऑफ लोकल कंपनी फॉर फास्टर प्रोडक्शन, बिल्कुल नहीं, अगर शेयर्स खरीद लिए तो क्या हो गया, उस लोकल कंपनी का तो ऑल द शेयर्स अगर ले लिए तो मतलब क्या हो गया, लोकल कंपनी तो डेड हो गई ना, खत्म। तो इससे ये तो है ही नहीं आंसर। MNC माइट आस्क फॉर लेबर एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द लोकल कंपनी। ठीक है, MNC माइट आस्क फॉर लेबर एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स। देखो अगर कैपिटल भी, देखो थोड़ा बहुत कैपिटल दे सकती है लोकल कंपनी, पर अगर कहो कि MNC आस्क कर रही है, इतनी बड़ी कंपनी लोकल कंपनी से पैसे मांगेगी कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, ये आज की थोड़ा सा अनइवन लगता है। हाँ, बोल सकती है कि आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करो, बट थोड़ा सा ऑड नहीं लग रहा है कि एक MNC आके किसी लोकल कंपनी से कहेगी। ठीक है, करेगी बिल्कुल करेगी। लेबर के लिए तो आज तो बहुत जायज़ है। ठीक है, क्योंकि जिस कंट्री में अगर वो काम करने आ रही है तो वहाँ के ही लेबर यूज़ करना चाहेगी वो। ठीक है, ईजी रहता है वो। बट यहाँ पे इन दोनों में D and A में सबसे बेटर आंसर मुझे ये लगता है कि MNC अगर आती है तो वो मनी एंड टेक्नोलॉजी लोकल कंपनी को प्रोवाइड कराती है। ठीक है, जैसे मेक इन इंडिया में देखो कंपनियाँ जितनी भी आई हैं FDIs लेके आई हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी शेयर हुए हैं, तो ये आपका ऑप्शन हो सकता है आंसर A। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12th क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपको पेयर मैच कराने हैं, करेक्ट पेयर। ठीक है, करेक्ट पेयर क्या है, जैसे प्राइमरी सेक्टर। ठीक है सॉरी, प्राइमरी सेक्टर क्या मनी लॉन्ड्रिंग का काम करता है, बिल्कुल नहीं करता, आपको तो पता है। ठीक है ना, आपको पता है कि प्राइमरी सेक्टर क्या करता है, फूड प्रोडक्शंस। ठीक है, मेजरली फूड प्रोडक्शंस में ये है। सेकेंडरी सेक्टर क्या प्रीस्ट का सेक्टर होता है, बिल्कुल नहीं भाई, प्रीस्ट सेकेंडरी सेक्टर का काम नहीं होता है प्रीस्ट का। ठीक है, जितने भी प्रोडक्शन के बाद उसमें उनकी प्रोसेसिंग का काम होता है, वो सब कुछ सारा काम सेकेंडरी सेक्टर में आता है। ठीक है, टर्शरी सेक्टर अगर आप देखोगे तो आपको बैंक की थोड़ा रिलेट होता दिख रहा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, गार्डनर, बिल्कुल नहीं भाई, गार्डनर मैन्युफैक्चर थोड़ा करता है। ठीक, तो हमारा सबसे रिलेटेबल क्या लग रहा है इसमें, टर्शरी सेक्टर, दैट इज बैंक, दैट इज सर्विसेज। मैंने पिछली भी क्लासेस में बताया है, पिछली भी अपने वीडियोस में शेयर किया है सर्विसेज के बारे में। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13th। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिविटी ऑफ एन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, जिसमें कि कोई भी एक प्रॉपर रूल रेगुलेशंस नहीं फॉलो होते। ठीक है, वो किसी भी डायरेक्शन से चलने लगता है, कैसे भी काम करने लगता है। ठीक है, तो पहला देखो, ए टीचर टीचिंग इन ए स्कूल, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है ये। ठीक है ना, ए वर्कर गोइंग टू वर्क इन अ बिग फैक्ट्री ही एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है, तो कैसे कह सकते हो कि अनऑर्गेनाइज्ड है। ए डॉक्टर टीचिंग पेशेंट्स इन अ हॉस्पिटल, ट्रीटिंग पेशेंट्स इन द हॉस्पिटल,
बिल्कुल, ये एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है डॉक्टर, ठीक है, बहुत प्रोफेशनल काम है ये, ठीक। टीचर का भी ऐसे बहुत प्रोफेशनल काम है। बिग फैक्ट्रीज में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, बड़ी फैक्ट्रीज में, वो भी एक ऑर्गेनाइज तरीके से प्रोफेशनली काम करते हैं। द ऑप्शन इज डी, अ डेली वेज लेबरर वर्किंग अंडर अ कॉन्ट्रैक्टर। ये एक आपका अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, ठीक है। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द जो वर्किंग लेबरर्स होते हैं ना, इनके पीएफ, आपको पता होगा प्रोविडेंट फंड के बारे में, तो इनके पीएफ्स नहीं मिलते हैं, इनके लिए कोई सेफ्टी नहीं है, इनके लिए कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। तो दिस इज़ अ वेरी अनऑर्गेनाइज्ड, वेरी सॉरी unorganized sector, very unorganized sector. Got it? 14th, who among the following takes the decision regarding savings and loan activities in the self help group SHGs? SHGs के बारे में आपको पता होगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में। बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे के साथ उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, साथ में कुछ काम करते हैं, कुछ अर्निंग करते हैं, और उससे एक अपनी वो सेविंग अकाउंट्स चलाते हैं, ठीक है। पूरे ग्रुप में जिसको भी कहीं ज़रूरत होती है वो आप SHG से ले सकते हैं, अपनी SHG से आप बोरो कर सकते हैं। तो इसमें से कौन सा डिसीजन लेता है, ठीक है। तो क्या मैनेजर ऑफ अ बैंक लेता है डिसीजन एसएचजी का? बिल्कुल नहीं लेगा भाई। मैनेजर कौन कौन होता है एसएचजी का डिसीजन लेने के लिए? मेंबर ऑफ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ। कोई एनजीओ, देखो एनजीओज हेल्प करती हैं एसएचजीज को, पर क्या डिसीजन लेने में उनका रोल होता है? आप सोचो, क्या इनका डिसीजन लेने में रोल होता है? डिसीजन लेने में होता होगा, लेकिन सेविंग्स एंड लोन एक्टिविटीज़ में इनका रोल नहीं होता है, ठीक है। लोकल मनी लेंडर्स, आपके यहाँ का कोई जो इंटरेस्ट रेट पे देने वाले लोकल मनी लेंडर्स होते हैं, क्या वो डिसाइड करेंगे? बिल्कुल नहीं भाई, कोई हक नहीं बनता इनका, इन तीनों का कोई हक नहीं बनता। डी इज द करेक्ट आंसर। मेंबर ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, एसएचजीज के मेंबर्स डिसाइड करते हैं इसको, ठीक है। 15th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन द पावर शेयरिंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखो पावर शेयरिंग के बारे में बात हो रही है, ये आपका सिविक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो द फर्स्ट लाइन इज इम्पोजिंग द विल ऑफ मेजॉरिटी कम्युनिटीज ओवर अदर्स, ठीक है ना। क्या पावर शेयरिंग का मतलब ये होता है कि इम्पोज कर दो आप द विल ऑफ द मेजॉरिटी कम्युनिटी ओवर अदर्स? बिल्कुल नहीं। ऐसा ऐसा थोड़ा नहीं होता है कि आप मेजॉरिटी कम्युनिटी जो कह रही है उसको आप जो है सब के ऊपर आप उसे लागू कर दो, इम्पोज कर दो कि आप घर से नहीं निकलेंगे क्योंकि मेजॉरिटी चाहती है। ऐसा थोड़ा नहीं होता है। आज की डेट में इंडिया में जो चल रहा है, आप कुछ देखोगे तो सॉरी बांग्लादेश में देखो आप, बांग्लादेश में क्या चल रहा है? बांग्लादेश में यही चल रहा है, मेजॉरिटी वहाँ पे हो गई है। अब मेजॉरिटी चाहती है कि आपके अदर रिलीजन के फेस्टिवल्स नहीं होने चाहिए, अदर रिलीजन के आपके कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए। तो ये गलत चीज़ है, ठीक है। ये पावर शेयरिंग नहीं होता। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप्स। हाँ, ये कह सकते हैं, थोड़ा ये रिलेटेबल लग रहा है। थर्ड इज द पावर शेयरिंग इज अ गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ द पॉलिटिकल ऑर्डर। हाँ, ये भी बहुत रिलेट कर रहा है। इट ब्रिंग्स सोशियो पॉलिटिकल अपोजिशन एमंग पार्टीज, सोशियो पॉलिटिकल अपोजिशन एमंग पार्टीज। नहीं, पावर शेयरिंग का मतलब होता है कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो एक करेक्ट ऑर्डर में, ठीक है, ताकि कोई एक आदमी इतना पावरफुल ना हो जाए कि वो बाकियों को जो है सप्रेस कर दे, ठीक। ये मतलब होता है पावर शेयरिंग का, कि एक प्रॉपर ऑर्डर हो उनके, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एक प्रॉपर रेशियो में होना चाहिए, ठीक है। तो सेकेंड एंड थर्ड इज द बेस्ट रिलेटेबल आंसर। आई थिंक इट हेल्प्स इन द रिड्यूसिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप्स, ठीक है। ऑर्डर सही रहेगा और पावर शेयरिंग प्रॉपर रेशियो में रहेगी तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं उठेंगे। पावर शेयरिंग इज अ गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ द पॉलिटिकल ऑर्डर। अगर पॉलिटिकल ऑर्डर में पावर शेयरिंग एक प्रॉपर वे में नहीं होगा तो पॉलिटिकल ऑर्डर स्टेबल नहीं रह पाएंगे कभी, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे है पॉलिटिकल ऑर्डर का क्या होता है कि पीएम है, पीएम के नीचे अदर कैबिनेट मिनिस्टर्स आते हैं, अदर रोल्स जो भी मिनिस्टर्स प्ले करते हैं, तो कोई सब एक ऑर्डर में देखो बंधे हुए हैं, ठीक है। सबकी अपनी एक लिमिट है, ठीक, उससे ज़्यादा अपना कोई वो नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, हमारे में क्या दिया गया है, किसी अगर एमपी को हटाना है, ठीक है, एमपी को हटाना है तो कौन हटा रहा है? प्रेसिडेंट। बट एडवाइस कौन कर रहा है? पीएम, ठीक है ना। तो इस तरह से काम होता है। एक कोई मतलब बेवजह में कोई कुछ चीज़ें नहीं चलने लगती है ना। पॉलिटिकल ऑर्डर्स बहुत प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है, ठीक है। तो सेकंड एंड थर्ड इज द आंसर। 16th वन इज असर्शन एंड रीजनिंग। फिर से आ गया बवाल। पॉलिटिकल पार्टीज आर इम्पॉर्टेंट इन द फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल पार्टीज आर इम्पॉर्टेंट इन द फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। क्या पॉलिटिकल पार्टी इंपॉर्टेंट होती हैं फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी में? बिल्कुल। देखो क्यों, अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होंगी तो
इलेक्शंस कैसे होंगे, और इलेक्शंस नहीं होंगे तो पीपल, हर आदमी अपनी चॉइस का पर्सन नहीं चूज़ कर पाएगा ना। अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होंगी तो क्या होगा, एक ही आदमी क्या होगा, सत्ता में बैठा हुआ है एक आदमी, एक ही आदमी पावर में है, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज अगर होंगी तो क्या होगा, अपोज होगा, 5 साल आप सेटिस्फाई नहीं हुए, आप नेक्स्ट टाइम किसी और को चूज़ करोगे, ठीक है। ये केस आपके साथ रोल ये आपका प्ले हो सकता है, ठीक है ना। द नेक्स्ट इज द मीडिया प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेकिंग ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। क्या मीडिया एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है पॉलिटिकल पार्टीज़ की मेकिंग में, ठीक है। बिल्कुल नहीं, देखिए मीडिया का रोल नहीं होता है पॉलिटिकल पार्टीज़ की मेक कौन करता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने आप हार्डवर्क से बनाते हो। देखो आइडियली तो यही आंसर होगा कि मैं कोई कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं बोलना चाहूँगा जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करे, बट हाँ आइडियली यही होता है, ठीक है ना। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की मेकिंग में उन उस पॉलिटिकल पार्टी को फॉलो करने वाले जो आम जनता है, जो एक लोकल लोग हैं, वो डिसाइड करते हैं उस पॉलिटिकल पार्टी का के भविष्य को, उसके फ्यूचर को, ठीक है ना। उनकी मेकिंग को डिसाइड ये करते हैं, ठीक। बाकी उस पॉलिटिकल पार्टी का लीडर जो है वो मेन रोल प्ले करता है कि कैसे उसको अपनी पॉलिटिकल पार्टी को मेक करना है, बनाना है, ठीक है। तो आंसर इज ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ठीक। क्लियर है। 17th क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, 17th क्वेश्चन कहता है सब्जेक्ट है और लिस्ट है, ठीक है। वही बात हो गई, देखो फिर से रिपीट कर रहा है क्वेश्चन, आप नोटिस कर रहे हो पता नहीं, पर मैं नोटिस कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि एक क्वेश्चन देखो आता ही आ रहा है, आता ही आता है। देखो इसमें से एक क्वेश्चन आ ही आ रहा है इसमें हर बार कि कॉन्करेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट और रेसिडुअरी लिस्ट से कौन बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। देखो हमारा पुलिस, पुलिस अगर आपको कुछ नहीं दिख रहा है, सिंपल आपको दिख रहा है क्या, पुलिस, पुलिस आपका स्टेट लिस्ट, ठीक है ना। पुलिस को सीधा आप कनेक्ट कर सकते हो स्टेट लिस्ट में, ठीक। एजुकेशन, एजुकेशन क्या है, इंडियन गवर्नमेंट भी रूल बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट भी रूल बनाता है, दोनों बनाते हैं इस पर। तो आपका ये क्या है, ये बिलोंग करेगा किसको, एक मिनट, कॉन्करेंट, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए कि कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों रूल बनाते हैं, ठीक है। यूनियन स्टेट बोथ बोथ प्ले रोल्स। जैसे क्या है, जैसे सीबीएसई बोर्ड है, ठीक है ना। आप जिस भी स्टेट से आप इसको देख रहे हो, यूपी बोर्ड का अपना है, बिहार बोर्ड अपना चलाता है, राजस्थान बोर्ड का अपना है, महाराष्ट्र बोर्ड अपना चलाता है, मध्य प्रदेश बोर्ड अपना चलाता है, ठीक है। तो हर बोर्ड हर स्टेट का अपना बोर्ड होता है, एजुकेशन अपना चला रही ना। तो इससे आप गेस कर लेना, ये याद रखना कि इस तरह से अगर आप सोचोगे तो आप इजीली मार दोगे कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में, ठीक है। अब बात आती है डिफेंस की, तो डिफेंस आपका कहाँ पे रोल प्ले करता है, डिफेंस, देखो डिफेंस स्टेट का मैटर, डिफेंस स्टेट का मैटर पुलिस है, बट डिफेंस की बात जब हो रही है तो ये इंडियन नेशनल लेवल की बात हो रही है। नेशनल लेवल की बात होने का मतलब ये हो गया कि यूनियन लिस्ट में बात हो रही है, ठीक है, यूनियन लिस्ट की बात हो रही है। और बचा रेसिडुअरी लिस्ट, ठीक है। आप ई प्रोग्रामिंग बच रहा है आपका, ई प्रोग्रामिंग आप इजीली रेसिडुअरी लिस्ट में ऐड कर देना, ठीक है, इजीली सिंपल। 18th क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपका सिविक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। द विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव वन पार्टी सिस्टम, किस कंट्री में वन पार्टी सिस्टम है। देखो इंडिया में आपको पता ही है, आप रहते ही हो, अमेरिका में आप जानते ही हो 2 पार्टी सिस्टम, वहाँ पे क्या नाम है, 2 पार्टी सिस्टम है। पाकिस्तान में आप देख ही रहे हो बवाल, वहाँ उनका चलता ही रहता है कुछ ना कुछ। तो इंडिया ये सब कट के बचा क्या, चाइना, चाइना में भाई हमारे जो शी जिनपिंग है इस टाइम बैठे हुए हैं, सिंगल लीडर हैं वहाँ पे रूल कर रहे हैं, यही कह रहे हैं कि हम चाइना को, हम ही जो है वर्ल्ड पावर बना के रहेंगे भाई साहब, नहीं तो नहीं मानेंगे। नाक में दम कर रखा है यूएस की, ठीक है। 19th क्वेश्चन स्टेटमेंट का है, स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, फॉलोइंग स्टेटमेंट में चूज करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देयर इज़ नो ऑफिशियल रिलीजन इन इंडिया, आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी मत फॉलो करना, नहीं तो आप इसको क्या बोलोगे, नहीं भाई ऐसा नहीं है, ही हिंदी हमारी है, वो सॉरी ऑफिशियल रिलीजन तो हमारा है, ठीक है ना। तो ऑफिशियल रिलीजन इंडिया का कोई भी नहीं है। आप इंडिया के अगर प्रियम्बल को पढ़ोगे तो वहाँ साफ साफ लिखा है, ठीक है, वहाँ साफ साफ लिखा है देयर इज़ नो ऑफिशियल रिलीजन इन इंडिया। दैट मीन्स वहाँ साफ साफ क्या लिखा है कि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, ठीक है। सेकेंड इज कम्युनिटीज़ है फ्रीडम टू प्रोफेस एंड प्रैक्टिस देयर रिलीजन, बिल्कुल है, इंडिया में बिल्कुल है, कम्युनिटीज़ अपने फ्रीडम एंड प्रोफेस कर रही हैं अपनी रिलीजन को। नहीं अगर बिलीव होता है तो आप बस अगल बगल थोड़ा सा सिर उठा के देख लो, पाकिस्तान या बांग्लादेश में आपको समझ में आ जाएगा।
थर्ड इज स्टेट हेल्प्स कम्युनिटीज बाय गिविंग एड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रन बाय देम, ठीक है ना, बिल्कुल करती हैं स्टेट्स, एड्स भेजती हैं, एड करती हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो एक होती गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स के बारे में सुना होगा आपने, तो वो वही स्कूल्स होते हैं जिनको स्टेट्स हेल्प करती हैं। फोर्थ इज इंडिया बिलीव्स इन थियोक्रेसी। देखो थियोक्रेसी मतलब क्या था, बहुत टाइम पहले जब देखोगे तो आप क्या होता था, सारे कंट्रीज वेस्टर्न कंट्रीज जो है चर्च के आदेश पे चलते थे, ठीक है ना, कि वेटिकन सिटी ने जो बोल दिया वही होने का है, उसके अलावा एक पत्ता भी इधर से उधर नहीं जाने का, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, इंडिया में ऐसा नहीं होता है कि कोई टेम्पल या कोई मॉस्क या कोई चर्च चला रहा है इसको कंट्री को। इंडिया अपनी डेमोक्रेसी पे चलती है, ठीक है। तो थियोक्रेसी इंडिया में वर्क नहीं करती है, ठीक है। तो हमारे 1, 2 एंड 3 ये ही ऑप्शन होंगे, ठीक है। The last question, 20th question is which of the following countries has the highest representation of women in their national parliament, ठीक है। तो यहाँ पे 2013 के हिसाब से अगर देख रहे हैं तो स्वीडन वॉज द आंसर, ठीक है। स्वीडन है कि हाईएस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन किसका है, हाईएस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन देयर नेशनल पार्लियामेंट, आई गेस स्वीडन ही है अभी भी, शायद एक बार आप भी चेक कर लेना, ठीक है। तो स्वीडन में है, इन सभी में स्वीडन में हाईएस्ट रिप्रेजेंटेशन है। इंडिया की तो बात ही मत करो, आप इंडिया को देख ही रहे हो, ठीक है ना, कैसे काम कर रहा है। स्वीडन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। रशिया ऑस्ट्रिया के बारे में तो आप एक बार खुद से भी रिसर्च थोड़ा करने की आदत डालो, ठीक है, थोड़ा इसको आप देख लेना, ठीक है। बाकी होप करता हूँ आपने इससे बहुत ही अच्छे से समझा होगा, और आप कोशिश करिए कि आप भी रिवाइज करते रहिए। मैं आपके लिए बैक टू बैक ईयर वाइज पेपर्स ला रहा हूँ, ठीक है। तो आप ट्राई करिए कि आप क्विक ऑर्डर में लाइक 1.5x पे या 2x पे चला के आप जल्दी जल्दी आप इसे रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। मेरा यही टारगेट है, मेरा यही एम है। बाकी आपको अच्छा लगा तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मुझे भी मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। और आपको नेक्स्ट किसी भी टॉपिक पे बात करनी हो, किसी भी टॉपिक के बारे में एक वीडियो चाहिए हो, तो आप मुझे मेरे इसके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मुझे समझ में आएगा कि आपकी चॉइसेस क्या हैं, आप क्या ज़्यादा डिमांड कर रहे हो, क्या आपको दिक्कतें हो रही हैं। मैं उस पर आपको ईजिली कोई एक बेटर वे में अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको वीडियो पेश करूँगा, ठीक है। तो सो गुड लक, अपने एग्ज़ाम्स के लिए लगे रहो, होप आप लोग बहुत अच्छा करोगे, ठीक है। ओके, गुड लक, बाय।